जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर ध्वनि साउंड यानी कि साउंड का हम लोग अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो आप सभी लोग बुक खोल लें और बुक खोल करके क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है एक ध्वनि तरंग की चाल। हम आपको प्रश्न संख्या 14 बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है एक ध्वनि तरंग यानी ध्वनि तरंग की चाल v की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया गया है 339 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है। यदि इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा होता है। तरंग दैर्ध्य आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो सुनिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इसमें जो है 100 से भाग दे देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया जाएगा। तो 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.015। ये इतना मीटर हो जाएगा। अब देखें आगे क्या कहा जा रहा है। तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। तरंग की आवृत्ति न्यू की वैल्यू पूछी जा रही है और फिर आपसे कहा जा रहा है क्या ये श्रव्य होगी। श्रव्य का मतलब हम लोगों को सुनाई देगी। तो ये तरंग श्रव्य तब होगी जब इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी। तो देखा जाएगा कि इसकी आवृत्ति कितनी आ रही है। अगर इन दोनों के बीच में होगी तो हम लोगों को श्रव्य होगी और नहीं तो नहीं श्रव्य होगी। 20 हर्ट्ज से कम होगी तो भी नहीं सुनाई देगी और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी तो भी सुनाई नहीं देगी। तो चलिए, आपको मालूम है कि V = होता है न्यू इंटू लैम्डा और हमको न्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो न्यू = हो जाएगा V लैम्डा। तो चलिए V की वैल्यू देखिए क्या है। ये है 339 और अपान हो जाएगा ये आपका देखें 0.015। तो एक काम करते हैं ना, ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो 339 और गुणे 1000 हो जाएगा और नीचे 1000 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसको हम कटाएं। देखिए 3 से कटाया जाए पहले। तो 3 से कटाएंगे तो 3 5 15 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 113। अब जो है 113 में 5 से भाग या 5 से कटा सकते हैं इसको। तो 5 से कटा देंगे तो 5 दूना 10 यानी ये हो जाएगा आपका 200 और 200 का इसमें हम गुणा कर दे कि 2 3 6 ये हो जाएगा ये हो गया 22,600 हर्ट्ज। 22,600 हर्ट्ज। जरा देखिए आप, हमको ध्वनि कौन सुनाई देती है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। लेकिन इसकी आवृत्ति कितनी है 22,600 हर्ट्ज है यानी यह पराश्रव्य तरंग है। तो ये हम लोगों को सुनाई देगी नहीं सुनाई देगी हम लोगों को। तो ये कह देंगे कि यह श्रव्य तरंग नहीं है। यही पूछा जा रहा था। कह देंगे कि यह श्रव्य तरंग नहीं है। श्रव्य तरंग नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा, हालांकि इसके बारे में कई बार हम बता चुके हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि अनुरणन क्या है, या जिसको हमने रिवर्बरेशन कहा था, अनुरणन क्या है। तो अनुरणन के बारे में हमने आपको बताया था कि जब कोई बड़ा हाल होता है और बड़े हाल में जब ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि दीवालों से बार बार टकरा करके परिवर्तित होती है, परावर्तित होती है। और परावर्तित होने से होता ये है कि एक ही ध्वनि कमरे में बहुत देर तक गुंजायमान होती है, जिससे दूसरी कोई ध्वनि आती है तो वो हमको स्पष्टतया सुनाई नहीं देती है। यानी कोई शब्द हम एक बार बोल देते हैं तो वही शब्द उस पूरे कमरे में बार बार सुनाई देता है, और तब तक दूसरी बार हम कुछ बोल दिए तो वो भी आवाज़ गूंजने लगती है, वो आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती है। यानी ऐसे कह लीजिए कि एक ही ध्वनि को कमरे में बार बार सुनाई देना ही अनुरणन कहलाता है। और इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसको कम करने के लिए बिल्डिंग का या हॉल का जो छत है वह छत अवशोषक पदार्थ का होना चाहिए, जो ध्वनि को अवशोषित कर ले। इसीलिए आप देखे होंगे बड़े बड़े जो हॉल होते हैं उनके छत जो होते हैं वो शेड के बनाए गए होते हैं। ये सीमेंट का जो शेड होता है, सीमेंट के शेड के बनाए गए होते हैं। इसके साथ साथ अनुरणन को कम करने के लिए जो कमरे की दीवारें हैं, कमरे की दीवारों का जो प्लास्टर है वो खुरदुरा होना चाहिए। और यही नहीं, दीवारों पर देखते हैं कि चादर लगा दी जाती है, चादर से भी अनुरणन कम होता है। इसके साथ साथ उसमें बैठने वाली जो सीट है उस सीट को इस हिसाब से रखा जाता है, यानी सीट ऐसे पदार्थ का रखा जाता है जो ध्वनि का अवशोषण करे। तो इस प्रकार जो है अनुरणन की घटना को हम कम कर सकते हैं। अनुरणन अच्छी चीज़ नहीं है, अनुरणन जो है ये खराब चीज़ में आता है, ये जो है नुकसानदायक होता है। अब इसके बाद ध्वनि की प्रबलता, तो ध्वनि की प्रबलता हम आपको बता चुके हैं पीछे, उसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे, उसके कारण को भी हम बता चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 17, हालांकि इसको भी बता चुके हैं कि चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार से करता है, वर्णन कीजिए। हम कई बार आपको बताए हैं कि इसमें होता क्या है कि चमगादड़ अपने मुख से पराध्वनि तरंग उत्पन्न करती है। अब पराध्वनि तरंग जाती है और सामने अगर कोई कीट है, कोई उसका शिकार है, तो यह पराध्वनि तरंग जा करके उससे टकराती है और टकरा करके परावर्तित होकर के वापस आ जाती है। तो जब वापस आ जाती है तो दो घटनाएं होती हैं। जब पराध्वनि तरंगें उस कीट से टकराती हैं तो कीट जो होता है क्षण भर के लिए बेहोश हो जाता है, वो सुन्न हो जाता है, उसका दिमाग नहीं काम करता, उसको इधर उधर आने जाने के लिए वो सेंसलेस हो जाता है। इसी समय चमगादड़ को पता चल जाता है कि यह तरंग कितने समय में वापस आई है, तो समय के आधार पे उसको पता चल जाता है कि कीट कितनी दूरी पर है। अब ये तुरंत उसके ऊपर अटैक करती है और अटैक करके उसको खा जाती है। तो इस प्रकार चमगादड़ जो है अपना शिकार करता है। अब फिर है क्वेश्चन नंबर 18, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है। तो आपको बताया गया था कि अगर कोई सर्पिलाकार बर्तन हो तो सर्पिलाकार बर्तन को धोने के लिए, देखिए बर्तन को धोने को हम माजना कहते हैं, माजना। तो माजना जो है शुद्ध हिंदी शब्द है। माजना का मतलब उसको मार्जन होता है, मार्जन। मार्जन को हम लोग जो है इसको बिगाड़ करके अपने शब्दों में अपनी भाषा के अनुसार इसको माजना कहते हैं।
तो ये मार्जन, मार्जन विलयन होता है, मार्जन विलयन। हम लोगों की बोलचाल की भाषा में ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हायर स्टैंडर्ड की हैं, लेकिन उसको बिगाड़ करके लोग चौपट कर दिए हैं। तो मार्जन विलयन, मार्जन विलयन का मतलब साबुन का घोल। मार्जन विलयन का मतलब भाई, अगर आप बर्तन धोते हैं तो आप देखते हैं जो भी जो साबुन होता है जिससे आप धुलाई करते हैं, तो उसमें ब्रश ले करके एक बार रगड़ते हैं तो घोल बन जाता है, और उसी घोल को ले करके बर्तन पे रगड़ देते हैं तो बर्तन साफ हो जाता है। तो वही मार्जन विलयन कहलाता है। मार्जन विलयन का मतलब साबुन का घोल। तो क्या करते हैं, अगर सर्पिलाकार, सर्प के आकार का कोई बर्तन है और इस बर्तन की धुलाई करनी है, तो इसमें हम हाथ डाल करके भी नहीं इसको धो सकते, इसमें कपड़ा डाल करके भी नहीं धो सकते, लकड़ी से भी पोंछ नहीं सकते। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें मार्जन विलयन, मार्जन विलयन माने साबुन का घोल भर दिया जाता है, और भर करके इसके अंदर जो है पराध्वनि तरंगों को भेज दिया जाता है। तो ये पराध्वनि तरंगे क्या करता है कि इस बर्तन के अंदर जहाँ जहाँ धूल गंदगी लगा होता है उसके अंदर कंपन उत्पन्न कर देता है, और जब कंपन उत्पन्न कर देता है तो धूल के जो कण होते हैं या गंदगी के जो कण होते हैं वो इस घोल में आकर के मिल जाते हैं, जो मार्जन विलयन होता है। और इसके बाद इस बर्तन को पकड़ करके एक दो बार हिला देते हैं, हिला करके बाहर गिरा देते हैं, बर्तन साफ हो जाता है। देखते हैं घरों में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें हाथ हम लोगों के नहीं अट पाते हैं, और उस बर्तन को धोना होता है तो उसमें सरफ का घोल डाल करके उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, और ढक्कन बंद करके दो चार बार हिला दिया जाता है, हिला करके ढक्कन खोल देते हैं, बर्तन साफ हो जाता है। तो अब यह है कि उसमें बर्तन अगर बढ़िया से न साफ हो पावे तो उस स्थिति में जब उसके अंदर पराध्वनि तरंगे भेज देंगे ना, तो यह पराध्वनि तरंगे एक भी गंदगी को रहने नहीं देता है, वो बिल्कुल साफ करके उसको विलयन के अंदर ला देता है, और इसके बाद उस विलयन को बाहर गिरा देते हैं तो यह बर्तन साफ हो जाता है। तो ये तरीका होता है पराध्वनि तरंगों से बर्तन को साफ करने का। और फिर इसके बाद सोनार का कार्य विधि तथा उपयोग। तो सोनार का कार्य विधि तथा उपयोग बहुत विधिवत हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद देखें, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कहा जा रहा है इसको देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में एक पनडुब्बी पर, पनडुब्बी समुद्री जहाज जो पानी में डूब करके चलती है, तो पनडुब्बियाँ जो होती है बहुत तेज चलती है। जहाज, पानी में चलने वाले जहाज कई तरह के होते हैं। एक जहाज होती है जो पानी के ऊपर चलती है, तो पानी के ऊपर जो जहाज चलती है उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन पानी के अंदर जो जहाज चलती है उसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। देखते हैं मलेशिया वगैरह से या किसी दूसरे देश से जब समुद्री जहाज से कोई सामान आता है तो उसको आने में 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है, लेकिन अंदर से आप जब यात्रा करते हैं तो जब समुद्री जहाज पनडुब्बी से यात्रा करते हैं तो आप 24 घंटे में बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं समुद्र के अंदर। तो समुद्र के अंदर जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। तो अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, तो एक पनडुब्बी, कोई पनडुब्बी है और ये कोई पनडुब्बी है, इस पर जो है यहाँ पे ये झंडा लगा हुआ है, इस पे झंडा लगा होता है हमेशा। ये पीछे की तरफ जो है फहर रहा है, जहाज आगे बढ़ रही है। अब देखिए क्या है, अब जो है कहा जा रहा है कि सोनार युक्ति संकेत भेजती है। यहीं पीछे सोनार युक्ति लगी हुई है, और सोनार युक्ति जो है संकेत भेजती है, और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के पश्चात ग्रहण करती है। मतलब यहाँ कोई कठोर पदार्थ था, ध्वनि पराध्वनि तरंग गई और जा करके फिर वापस लौटी। तो वापस लौटी तो संसूचक के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है, प्रेषी के द्वारा भेजा जाता है, संसूचक के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ध्वनि तरंग को जाने और आने में कुल मिला करके जो टाइम लगता है
वह 5 सेकंड का टाइम लगता है। समय आपको दिया हुआ है 5 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम लगता है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी देखिए, पनडुब्बी से वस्तु की दूरी, ये दूरी आपको दिया हुआ है डी की वैल्यू 3625 मीटर, 3625 मीटर दिया हुआ है। तो ध्वनि की चाल ज्ञात करना है, ध्वनि की चाल पूछी जा रही है। तो देखें, आप जानते हैं कि यहाँ से देखिए, जब ध्वनि जाती है तो जितनी दूरी जाती है उतनी दूरी आती है। तो अगर डी दूरी जाती है तो डी दूरी वापस आती है, यानी ध्वनि के द्वारा चली गई कुल दूरी जो होती है वो 2D होती है। तो दूरी बराबर होता है चाल और गुणे होता है समय। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी कितनी है, यही पूछा जा रहा है। ध्वनि की हो तो ध्वनि की चाल पूछी जा रही है, v की वैल्यू पूछी जा रही है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2D/t। तो अब देखिए, v इज इक्वल टू 2 और d की वैल्यू है 3625 और बटा में t का मान आपको दिया हुआ है 5। हम 5 से इसमें भाग दे सकते हैं। तो देखिए, 5 से भाग देंगे तो 5 7 35 हो गया, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा और फिर 5 5 25 हो जाएगा, 725 हो जाएगा। फिर 725 में हम गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 1450 मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। तो ध्वनि की जो चाल होगी वो 1450 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका सॉल्व होता है। यहाँ आप लिख देंगे आंसर। जब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाता है तो लास्ट में जहाँ रिजल्ट लिखा जाता है वहाँ आंसर लिख दिया जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं क्या है। किसी धातु के ब्लॉक में, धातु का ब्लॉक का मतलब जैसे मान लीजिए धातु का कोई टुकड़ा है, या धातु का अगर कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है जिसके पिलर वगैरह जो है धातु के लगे हैं, या कोई ब्रिज वगैरह होता है जिसमें पिलर जो है धातु के लगे हैं, लोहे के लगे होते हैं। तो किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है और इसके अंदर अगर कोई गड़बड़ी है, तो अगर दोष नहीं होता है तो जब पराध्वनि तरंग को भेजते हैं ना, तो वह पराध्वनि तरंग सीधे चली जाती है। तो पराध्वनि तरंग अगर लौट करके नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक में कोई दोष नहीं है। और अगर कोई दोष है इसके अंदर, तो दोष होता है तो जानते हैं क्या होता है, पराध्वनि तरंगे जाती हैं और टकरा करके वापस आ जाती हैं। तो जब टकरा करके वापस आ जाती हैं तो पता चल जाता है कि इस ब्लॉक में किसी प्रकार की गड़बड़ी है। इस समय आप देख रहे होंगे कि एयरपोर्ट पे बहुत स्मगलर पकड़े जा रहे हैं, और कोई हेरोइन लेकर के आ रहा है, कोई कोकीन लेकर के आ रहा है, कोई चरस लेकर के आ रहा है, कोई अफीम लेकर के आ रहा है, और तो और विदेशी मुद्रा पकड़ी जा रही है। ढेर सारी, बहुत अधिक मात्रा में अभी विदेशी मुद्रा पकड़ी गई। तो उसमें कर क्या रहे थे वो लोग कि कुछ लोग जो है ये अपने जंघे का जो मांस होता है, मांस कटवा करके निकलवा दे रहे हैं, और निकलवा करके वही जंघे में एक थैली बनवा दे रहे हैं लोग, और ऊपर से चमड़ी को चिपकाने का एक सिस्टम, उसी के अंदर जो अभी सोना वगैरह भी पकड़ा गया है, तो उसी के अंदर सोना रख करके और ऊपर से कपड़ा पहन लिए, तो किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब ये पराध्वनि तरंगों को भेजा जाता है तो पराध्वनि तरंगे जाती हैं, और पराध्वनि का मतलब अल्ट्रासाउंड हो जाता है, तो वहाँ से तरंगे वापस आ जाती हैं। तो पता चलता है कि इनके शरीर के इस अंग में यहाँ पर कोई हाई डेंसिटी का मटेरियल छिपा हुआ है।
तो अब उसको जो है काट करके निकलवाया जाता है। तो इस तरह से आप पेपर पढ़िएगा, प्रतिदिन किसी न किसी हवाई अड्डे पर ये सब चीज़ पकड़ी जा रही हैं, और बहुत ज़बरदस्त, छोटी अमाउंट में नहीं, बहुत बड़े अमाउंट में, 20 करोड़ का, 80 करोड़ का, 100 करोड़ का, ऐसे सब पकड़े जा रहे हैं सब। तो ये जो है अल्ट्रासाउंड के ही वजह से ये सब पकड़ाते हैं। अब इसके बाद जो है मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, तो मनुष्य के कान के बारे में हमने आपको बताया ही था, पूरा सिस्टम हमने आपको बनाया था चित्र बता करके, तो उसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार करिएगा। तो इस प्रकार ये फिजिक्स का जो अंतिम चैप्टर है, ये फिजिक्स का अंतिम चैप्टर आपका समाप्त होता है। और आप सभी लोगों को समझ में आ गया है? तो हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनको भी अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।